नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 3 अगस्त के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस सत्र में हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आवधिक श्रम बल संरक्षण को लेकर के एक एडिटोरियल आया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। कल्याणकारी मुद्दों का अपराधीकरण, इसको आधार बना करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया है, हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा सामान्य बीमा व्यवसाय संशोधन विधेयक 2021 को पास करा लिया गया है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। भारत के द्वारा यूएन में ये साफ कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और इसको लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उसकी भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा पेगासस का जो मामला है उसको लेकर के एक और एडिटोरियल आज के समाचार पत्र में आया है, और इसमें जो नई बातें हैं उसको जानने के लिए हम इस एडिटोरियल का भी विश्लेषण करेंगे। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के पेपर के पेज नंबर 6 में एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है डिसकॉन्सर्टिंग पिक्चर बिहाइंड द हेडलाइन नंबर, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगाया गया हमारे देश में, उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा पड़ा है। इस एडिटोरियल में अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है उसको लेकर के चर्चा किया गया है। आप सभी जानते होंगे कि सरकार के द्वारा जुलाई 2019 से जून 2020 के लिए आयोजित आवधिक श्रम सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का आंकड़ा हाल ही में जारी किया गया, और इस आंकड़े में कुछ चौंकाने वाली बातें कही गई हैं। और इसमें कहा गया है कि 2019-20 में बेरोजगारी की दर में 4.8% की गिरावट देखी गई है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि हमारे देश में जो बेरोजगारी है वो कम हो रहा है, और उसकी दर में बढ़ोतरी के बजाय अब गिरावट आ रही है। और इसको लेकर के इस एडिटोरियल में काफ़ी चर्चा की गई है, और कहा गया है कि यह समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि आखिर बेरोजगारी की दर में गिरावट क्यों आई है। आप सभी जानते होंगे कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में 3 तरह के डेटा का चर्चा होता है। एक है आपका LFPR यानी कि श्रम बल भागीदारी दर, और इसमें काम करने वाले या काम की तलाश करने वाली आबादी का अनुपात बताया जाता है। इसके अलावा इस डेटा में WPR यानी कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात का जिक्र होता है, और ये WPR काम करने वाली जनसंख्या का अनुपात है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बेरोजगारी की दर के बारे में भी चर्चा होती है, और आपको पता होगा कि बेरोजगारी दर का मतलब है श्रम बल में जनसंख्या का वह अनुपात जो काम की तलाश में है लेकिन काम पाने में असमर्थ है। तो ये 3 तरह के डेटा जो है इस रिपोर्ट में दिए जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019-20 के दौरान बेरोजगारी की दर में 4.8% की गिरावट देखी गई है, जबकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिछले 3 वर्षों में श्रम बल में जनसंख्या के हिस्से में वृद्धि हुई है, यानी कि काम की तलाश करने वालों की जो संख्या है वो बढ़ी है। और इसके बावजूद यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेरोजगारी की दर में कमी आई है, और इसी को लेकर के यहाँ पर ये जानने का प्रयास किया गया है कि आखिर में क्या कारण है जिसके कारण बेरोजगारी की दर में गिरावट देखी जा रही है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा गया है लेखक के द्वारा। उन्होंने ये बताया है कि जब आर्थिक गतिविधियाँ धीमी हो रही है, जब लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, तब अधिक लोगों को रोजगार कैसे मिला, और इसका उत्तर कार्य बल की बदलती संरचना में निहित है। यानी कि इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हमारे देश में जो कार्य बल है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। इस एडिटोरियल में लेखक के द्वारा कार्य बल में हुए चेंजेस को समझाने का प्रयास किया गया है, और यहाँ पर उन्होंने बतलाया है कि ये जो सर्वे होता है उसमें कार्य बल को 3 भागों में बांटा जाता है। यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला वर्ग है स्वरोजगार करने वाले, दूसरा है नियमित वेतनभोगी कर्मचारी, और तीसरा है कैजुअल मजदूर। यानी कि इन 3 भागों में जो है कार्यबल को विभाजित किया जाता है, और यहाँ पर खास करके चर्चा हो रही है स्वरोजगार वालों की। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप अपना कोई स्वरोजगार करते हैं तो भारत में ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग किसी दूसरे को नौकरी नहीं देते हैं, बल्कि उनके परिवार के लोग ही उस रोजगार में उनकी मदद करते हैं।
यानी कि आपने एक छोटा सा दुकान खोला है और उस दुकान में आपके घर के लोग ही काम कर रहे हैं जिनको कोई वेतन नहीं मिलता, और उन्हें हम अवैतनिक सहायक कहते हैं। मतलब कि आपके घर में कुछ लोग हैं और वो आपको आपके रोजगार में मदद कर रहे हैं, दुकान चलाने में आपकी मदद कर रहे हैं, आप जो और दूसरे स्वरोजगार करते हैं उसमें आपकी मदद कर रहे हैं, जिनके बदले में आपके द्वारा उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता। और यहाँ पर यह बताया गया है कि पिछले 3 वर्षों में जो सभी श्रमिक श्रेणियां हैं उनमें से केवल अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जैसा कि मैंने कहा कि आपके परिवार के लोग ही आपके रोजगार में आपकी सहायता कर रहे हैं। आप दुकान चलाते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, वहां पर आपके घर के लोग आपका हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इनके बदले में आप उनको कोई वेतन नहीं देते हैं। और यहाँ जो ये श्रमिक हैं उनके अनुपात में काफी वृद्धि हुई है। यहाँ पर बताया गया है कि 2018 से 19 के बीच में कार्यबल में 2.9% की वृद्धि हुई है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इस वृद्धि में सबसे ज्यादा वृद्धि जो है अवैतनिक पारिवारिक सहयोगियों की हुई है, यानी कि वे लोग जो बिना पैसे लिए अपने घर के रोजगार में काम करते हैं। जबकि जो बाकी दोनों वर्ग हैं यानी कि नियमित वेतन भोगी और मजदूर, उनमें जो है काफी गिरावट आई है। और यहाँ पर जो अवैतनिक पारिवारिक सहायकों की जो वृद्धि हुई है उसी के कारण यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि बेरोजगारी की दर में भी कमी देखी जा रही है, और इसको यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। तो इन्हीं सब बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, यानी कि जब आप इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको वर्क फोर्स कंपोजिशन पर ज़्यादा ध्यान देना है, जिसकी चर्चा मैंने आपको यहाँ पर की है। यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन का भी चर्चा किया गया है, और इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण भारत में नौकरियां कम हुई हैं, उद्योग धंधे बंद हुए हैं, लोगों के पास जो आमदनी है वो कमी हुई है उसमें, और जिसके कारण जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है लोगों का, उसमें भी कमी आई है। तो इन सभी बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, और यहाँ पर यह भी बताया गया है सबसे अंतिम भाग में कि सरकार ने बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट डेटा हैं उसे अभी रिलीज नहीं किया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा 2011-12 से ही गरीबी के ऊपर जो डेटा है उसे रिलीज नहीं किया गया है। इसी तरीके से किसानों की इनकम में कितनी वृद्धि हुई उस डेटा को भी 2011-12 के बाद से रिलीज नहीं किया गया है। इसके अलावा 2013 के बाद से सरकार ने ये डेटा नहीं दिया है कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर के काम करते हैं, उनके आमदनी में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो सरकार के द्वारा अभी रिलीज नहीं किए जा रहे हैं, और यहाँ पर जो ये डेटा रिलीज किया गया है उसे भी हमें समझने की जरूरत है कि आखिर यहाँ पर जो कहा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट घटा है वो किस कारण से घटा है। तो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल हो जाता है ये, और इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब एक और एडिटोरियल की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पे एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है क्रिमिनलाइजिंग वेलफेयर इशू, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, इसकी जो समरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को उठाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि क्या जो सामाजिक कल्याण के मुद्दे हैं उन्हें हमें कानूनी मुद्दा समझना चाहिए। आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली गई थी जिसमें यह कहा गया था कि कोविड-19 को देखते हुए कोर्ट को राज्य सरकारों को ये आदेश देना चाहिए कि वे भीख मांगने पर रोक लगाएं, क्योंकि इन भीख मांगने वालों से कोविड-19 के फैलने का खतरा बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि जो ट्रैफिक सिग्नल पर लोग भीख मांगते हैं, जो गलियों में घूम घूम कर भीख मांगते हैं, ट्रेन में भीख मांगते हैं, उन्हें जो है बंद करने का आदेश कोर्ट को देना चाहिए। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने एक अलग ही रुख अख्तियार किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में भीख मांगना अपराध है, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भीख मांगना एक सामाजिक और आर्थिक मामला है और इसे जो है कानूनी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि इससे पहले कि सरकारों के द्वारा जबरदस्ती कानूनी उपाय अपनाए जाएं, उससे पहले एक कल्याणकारी प्रक्रिया पर विचार करना बहुत ही जरूरी है। इस एडिटोरियल में दो बहुत ही प्रमुख केसेस का जिक्र किया गया है। एक केस है 2018 का हर्ष मंदर और भारत संघ के बीच का मामला, और दूसरा है सुहेल राशिद भट्ट बनाम
जम्मू और कश्मीर राज्य का मामला। यहाँ पर जो पहला केस है उसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 के तहत भीख मांगने को जो अपराध घोषित किया गया है वो एक असंवैधानिक काम है। और यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा था कि हम लोगों को ये समझना होगा कि आखिर कोई भीख क्यों मांगता है, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है वो सामाजिक और आर्थिक प्रॉब्लम है, इसे कानूनी चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो दूसरा केस है उसमें जो है जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही और उनके द्वारा ये कहा गया था कि अगर भारत में भीख कोई मांगता है तो इसका मतलब है कि यह जो है सरकार और समाज की विफलता है। यहाँ पर सरकार का यह काम है कि वो अपने नागरिकों को अच्छा भोजन, वस्त्र, आश्रय, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करे। उसी तरीके से ये समाज की भी विफलता है क्योंकि समाज को गरीब लोगों का उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। इस एडिटोरियल में इस मामले को बहुत ही बड़ा करके देखने का प्रयास किया गया है। सिर्फ भीख मांगने को नहीं, यहाँ पर चाइल्ड लेबर की बात कही गई है, यहाँ पर सेक्स वर्कर की बात कही गई है और कहा गया है कि कोई अपनी मर्जी से जो है इन कामों को नहीं करता। और अगर हम इन कानूनों को रोकने के लिए कानून बनाते हैं तो इससे जो है वो जो सामाजिक समस्या है उसका निदान नहीं होता, क्योंकि इन कानूनों के बावजूद भी हमारे देश में भीख मांगने वालों में कोई कमी नहीं आई है, चाइल्ड लेबर में कोई कमी नहीं आई है, सेक्स वर्कर में कोई कमी नहीं आई है। इसलिए सिर्फ कानून भर बना देने से इस सामाजिक समस्या का निदान नहीं होगा। सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश के लोगों को रोजगार के अवसर मिले, जिसके कारण ये जो लोग हैं वो ऐसे काम नहीं करेंगे जो कि रिस्पेक्टफुल नहीं है। यहाँ पर ये कहा गया कि हमें इन सामाजिक मुद्दों को अपराध नहीं घोषित करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कानून बना देने से इनमें कोई कमी नहीं आने वाली है। यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनके लिए अच्छे रोजगार के अवसर पैदा करना सरकार का काम है। समाज की ये जिम्मेदारी है कि वे गरीब लोगों का एक्सप्लॉयटेशन यानी कि उनका जो शोषण है वो ना करें। तो इस एडिटोरियल में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें उठाई गई है और यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उन्हें सिर्फ कानून के बल पर ठीक नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इन सभी को ठीक करने के लिए बहुत सारी नीतियां बनाने की जरूरत है, समाज के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी। सिर्फ भीख मांगने को अपराध घोषित करने से हमारे देश में जो भीख मांगने की समस्या है वो खत्म नहीं होगी। उसी तरीके से हमारे देश में जो अन्य सामाजिक मुद्दे हैं वो भी सिर्फ कानून बनाने से खत्म नहीं होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये और इसके समरी को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप लोग इसको भी ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए एक और न्यूज को यहाँ पर देख लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 में एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है एमिड प्रोटेस्ट लोकसभा पासेस बिल टू अमेंड इंश्योरेंस एक्ट, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि इस बिल को जो है सरकार के द्वारा पास करा लिया गया है लोकसभा से, और इस बिल का नाम है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021। ये जो बिल अभी पास कराया गया है वह सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 में संशोधन के लिए लाया गया है। ये जो 1972 का बिल था इसी के द्वारा भारत में जो निजी कंपनियां थीं जो कि बीमा व्यवसाय में थी उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये जो विधेयक अभी पास किया गया है इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की अधिकतम भागीदारी को बढ़ाना है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है 1972 के अधिनियम के द्वारा ही भारतीय समान बीमा निगम यानी कि जीआईसी की स्थापना की गई थी, और आगे चल करके जीआईसी को 4 सहायक कंपनियों में पुनर्गठित किया गया था। और ये कंपनियां थी नेशनल इंश्योरेंस, दूसरा था न्यू इंडिया इंश्योरेंस, तीसरा था ओरिएंटल इंश्योरेंस और चौथा था यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। और आगे चल करके इन 4 सहायक कंपनियों को जीआईसी के नियंत्रण से केंद्र सरकार के नियंत्रण में हस्तांतरित कर दिया गया था, और इसके लिए इस अधिनियम में 2002 में संशोधन किया गया था, यानी कि ये चारों कंपनियां स्वतंत्र बना दी गई थी। 1972 का जो अधिनियम है उसमें यह कहा गया था कि जो बीमा कंपनियां हैं उनमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कम से कम 51% होनी चाहिए। और यहाँ पर ये जो बिल पास किया गया है इस बिल में ये प्रावधान है कि सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम हो सकती है, और ये बिल इस प्रावधान को हटाता है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई इस बिल में, और यहाँ पर कहा गया है केंद्र सरकार इन इंश्योरेंस कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को 51% से भी कम कर सकती है। और इसी को लेकर के ये आशंका जताया जा रहा है कि भारत की सरकार इस बिल के तहत इन इंश्योरेंस कंपनियों को प्राइवेट हाथों में देने का फैसला करने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बिल, और इस बिल की कुछ प्रमुख बातों को मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इस न्यूज़ को भी आप लोग देख लेंगे, और जो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर मैंने आपको बताई है उसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। आइए एक और न्यूज़ की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 में एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है जम्मू एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसको लेकर के हमने कल के समाचार विश्लेषण में भी चर्चा किया था, आप कल का न्यूज़ भी देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के द्वारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कोई भी अगर चेंजेस किए जाते हैं तो भारत इसका पुरजोर विरोध करेगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर का पूरा हिस्सा भारत का पार्ट है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी मुद्दे हैं तो इन मुद्दों का जो समाधान है वो शिमला समझौते के आधार पर होना चाहिए। और यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये शिमला समझौता है क्या, जिसकी चर्चा इस न्यूज़ में की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के द्वारा ये समझौता इसलिए किया गया था ताकि ये दोनों देश मिलकर के अपने जो मुद्दे हैं उसको सुलझा सकें, भविष्य में जो संबंध है उसे ठीक कर सकें। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समाप्त होने के 7 महीने बाद इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके कारण पाकिस्तान का विभाजन हुआ और परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस समझौते में वे कदम शामिल थे जो भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को समान बनाने के लिए जरूरी थे। इसकी जो प्रमुख बिंदु हैं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर यह कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध है वो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा नियंत्रित होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी समस्या है उसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से खोजा जाएगा, यानी कि वार्ता के माध्यम से ये दोनों देश अपने झगड़ों को सुलझाएंगे, अपने मुद्दों को सुलझाएंगे। यहाँ पर यह भी कहा गया था कि ये दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी समझौते में यह भी कहा गया था कि ये दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक दूसरे की तरफ बलों को वापस ले लेंगे, यानी कि 1971 के युद्ध में जो भारत की सेना पाकिस्तान में प्रवेश कर गई थी वो वापस लौट के फिर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आ जाएगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया था कि 17 दिसंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा का सम्मान किया जाएगा और इसे नियंत्रण रेखा के रूप में दोहराया जाएगा। तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही गई थी और जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मुद्दे हैं उसे सुलझाने के लिए प्रयास किए गए थे। तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में मुद्दों को सुलझाने के लिए एक समझौता है। यहाँ पर भारत का कहना है कि शिमला समझौते के आधार पर ही भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी मुद्दे हैं उसे सुलझाया जाना चाहिए, और जिसकी चर्चा इस न्यूज़ में की गई है। आइए एक और न्यूज़ की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पे एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द हैकिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी और जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पेगासस का मुद्दा है वो हमारे देश में अभी छाया हुआ है, और इसको लेकर के पिछले दिनों बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। बहुत सारे कानूनों के ऊपर मैंने भी चर्चा किया है, बहुत सारे एडिटोरियल आपको मिल जाएंगे पिछले दिनों जिस पर पेगासस को लेकर के विस्तृत चर्चा की गई है। लेकिन आज का जो एडिटोरियल है वहां पर कुछ 2-3 बातें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं और अलग हैं, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हमने सुप्रीम कोर्ट के केएस पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ के मामले का जिक्र पहले किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि गोपनीयता का अधिकार जो है वो एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो निजता का अधिकार है वो पूर्ण नहीं है, यानी कि इसमें जो है कटौती की जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया था कि यह कटौती केवल ऐसे कानूनों के तहत हो सकती है जो न्याय संगत हो, उचित हो, निष्पक्ष हो और संवैधानिक सुरक्षा के उपायों के अधीन हो। इसके यहाँ पर जिक्र किया गया है जो हमने पहले भी इस पर चर्चा कर रखी है। यहाँ पर 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर चर्चा किया गया है कि भारत जो है मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का एक हस्ताक्षरकर्ता है, यानी कि भारत ने
मानवाधिकार के ऊपर जो एक सार्वभौमिक घोषणा है उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं और उसका जो अनुच्छेद 12 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, और इस घोषणा का जो अनुच्छेद 12 है उसमें ये कहा गया है कि सरकारों को किसी की निजता, परिवार, घर या पत्राचार में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और ना ही उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर हमला करना चाहिए। और अगर किसी के द्वारा इस तरह के हस्तक्षेप किए जाते हैं तो उस व्यक्ति के पास इन हमलों के खिलाफ कानूनी संरक्षण का अधिकार है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हमारे देश में चर्चा हो रही है कि सरकार पेगासस मुद्दे पे ये जांच कराए कि आखिर पत्रकारों के, नेताओं के और जो बहुत सारे लोग हैं उनका जो है जासूसी कराया गया या नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर जासूसी कराया गया है तो जिन लोगों के ऊपर जासूसी हुई है ये उनका अधिकार है कि वह कोर्ट में जाकर के इसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया करें। और यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया गया है कि जैसा कि भारत मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा का हस्ताक्षर करता है तो उसके आधार पर भारत को इस तरह के जांच शुरू करने चाहिए जिससे कि वे लोग जिनके निजता के अधिकार का हनन हुआ है वे इनके खिलाफ अदालत में जाकर के अपील कर सकें। यहाँ पर एक और अंतर्राष्ट्रीय संधि का जिक्र किया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि भारत के द्वारा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि पर उसने हस्ताक्षर किए हैं और इस संधि के अनुच्छेद 17 में भी ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर, उसके परिवार पर, घर पर गैर कानूनी हस्तक्षेप किया जाता है या फिर उसके सम्मान या प्रतिष्ठा पर गैर कानूनी हमले किए जाते हैं तो इस तरह के हस्तक्षेप या मामलों के खिलाफ हर किसी को कानून का संरक्षण का अधिकार होना चाहिए। और भारत ने इस संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस एडिटोरियल में जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है यूएनएचआरसी। यहाँ पर यूएनएचआरसी की सिफारिशों का भी जिक्र किया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि भले ही डिजिटल जो संचार प्रणाली है उसके कारण बहुत सारे लोगों को दुर्व्यवहारों के खिलाफ, अत्याचारों के खिलाफ बोलने का मौका मिलता है, लेकिन ये जो डिजिटल क्रांति हुई है इससे सरकारों को भी बहुत ज़्यादा पावर मिल गया है और सरकार इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के डेटा को देख सकती है, उसका निरीक्षण कर सकती है, जिसके कारण पूरी दुनिया में ऐसे कानूनों की जरूरत है जिससे इस तरह की कार्रवाइयों को रोका जा सके। यानी कि अगर किसी के निजता पर हमला होता है तो उसे हम कानूनी संरक्षण प्रदान कर सकें। तो यहाँ पर ये तीन बातें जो है अलग तरीके से कही गई हैं जो कि आपकी समझ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस मुद्दे पर हमने काफ़ी चर्चा की है, लेकिन जब आप इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो इन तीन बातों को जरूर नोट कर लेंगे क्योंकि ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अब आज के समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के तीसरे वार्षिक दौर के निष्कर्षों पर चर्चा करें। तो इस पर हमने खुलकर चर्चा की है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जो बेरोजगारी की दर है उसमें कमी आई है, उसको लेकर के इस एडिटोरियल में ये समझाने का प्रयास किया गया कि आखिर ये दर में कमी है वो क्यों आई है, उसका आप यहाँ पर जिक्र करें और ये समझाने का प्रयास करें कि यहाँ पर जो डेटा दिया गया है वो किस तरीके से भारत की जो वास्तविक स्थिति है, बेरोजगारी की जो वास्तविक स्थिति है उससे परे है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भीख मांगने का अपराधीकरण औपनिवेशिक दृष्टिकोण का परिणाम है, इसके बजाय इसे एक सामाजिक आर्थिक कल्याण समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय की हाल की टिप्पणियों के आलोक में विश्लेषण करें। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा को उठाया गया है, आप सभी जानते हैं, इस पर हमने चर्चा किया है। और भीख मांगने को जो अपराध घोषित किया गया हमारे देश में, उसके कारण भीख मांगने वालों के संख्या में कोई भी कमी नहीं आई है। और इसी का जिक्र करते हुए आपको यहाँ पर समझाना होगा, सरकार को कानूनी उपाय करने से ज़्यादा अच्छा है कि वह इसे एक सामाजिक आर्थिक समस्या समझे और इसके आधार पर इसका हल खोजने का कोशिश करें। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी समरी को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इन सारे टॉपिक्स को एक बार पढ़ लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में।
तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।